जय हिंद विद्यार्थियों, स्वागत है सबका एक बार फिर नए सेशन में। मैं हूं आपका भारती सर और आज मैं आप सबके बीच लेकर आया हूं क्रैश कोर्स के तहत एक नया टॉपिक, एक नया चैप्टर को लेकर के, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आज हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे क्रैश कोर्स के तहत किस प्रकार से महत्वपूर्ण प्रश्न में से ग्रहण करके हम लोग परीक्षा में अच्छे अंकों से प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, जिस चैप्टर के बारे में हम लोग बात करेंगे उस शीर्षक का नाम है फायर हेमन। जी हाँ, फायर हेमन जो है एक अग्निगीत है जो कि केकी एन दारोवाला जो कि इंडियन कवि है, इसके द्वारा लिखा गया है। जी हाँ, फायर हेमन जो कि केकी एन दारोवाला के द्वारा लिखा गया, जो कि इंडियन कवि है। और इसका जन्म 24 जनवरी यानी 24 जनवरी 1937 में हुआ था। और यह जो है ना, अभी मतलब कि यह जीवन काल में या पुलिस ऑफिसर के रूप में यह कार्य कर चुके हैं, अपने जीवन में योगदान को दे चुके इंडिया के लिए। आज हम लोग इसी चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे बहुत अच्छी तरीके से। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। सर्दी का मौसम चल रहा है अभी, आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी करें और बहुत ही कम समय परीक्षा का बचा हुआ है, अच्छे तरीके से आप लोग तैयारी करें। तो हम लोग चलते हैं प्रश्नों की ओर। सबसे पहले लिखेंगे हु इज द पोइट ऑफ फायर हेमन। ये जो अग्निगीत के या अग्निभजन के ये जो इसके कवि कौन है, अग्निगीत या अग्निभजन के गीत कवि महोदय कौन है, तो इसके जो है केकी एन दारोवाला। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका आंसर हो जाएगा केकी एन दारोवाला। केकी एन दारोवाला, केकी एन दारोवाला, इसके कवि महोदय केकी एन दारोवाला है। अब इसके हम लोग अगले प्रश्न की ओर जब देखें, दूसरे प्रश्न में केकी एन दारोवाला was the recipients of डैश डैश डैश, अर्थात कहते हैं केकी एन दारोवाला को किससे कौन सा सम्मान मिला हुआ था। केकी एन दारोवाला को साहित्य अकादमी पद्मश्री, साहित्य अकादमी अवार्ड जो कि 1984 में मिला हुआ था। और इसको साथ ही साथ पद्मश्री पुरस्कार भी मिला हुआ था, पद्मश्री पुरस्कार, जो कि जैसे कि केकी एन दारोवाला को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला हुआ था और ये इसको पद्मश्री पुरस्कार मिला हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में देखेंगे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है केकी एन दारोवाला was not only poet but also ए डैश डैश, कहता है कि केकी एन दारोवाला जो था बच्चों केवल कवि ही नहीं था, बल्कि यह एक सिविल सर्विस में भी कार्यरत था। जी हाँ, यह एक सिविल सर्वेंट भी था, यह एक साथ ही साथ यह एक सिविल सर्वेंट भी था। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे बच्चों, हम लोग कहते हैं कि विच ऑफ द following poet had been is police service also, कहते हैं कि किस कवि ने, कौन से कवि हैं जिन्होंने कवि के रूप में रहते हुए साथ ही साथ वह पुलिस सर्विस भी उन्होंने कार्य किया। वह थे हमारे केकी एन दारोवाला। जी हाँ, केकी एन दारोवाला जो थे, केकी एन दारोवाला पुलिस सर्विस में भी कार्यरत थे। क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं इसमें से, जैसे कि इसमें बात किया गया है टावर ऑफ साइलेंस का। जी हाँ, टावर ऑफ साइलेंस
टावर ऑफ साइलेंस इज रिलेटेड, कहते हैं कि टावर ऑफ साइलेंस जो था किससे रिलेटेड था, टावर ऑफ साइलेंस रिलेटेड टू द, रिलेटेड टू कहते हैं टावर ऑफ साइलेंस किससे संबंधित था, टावर ऑफ जो साइलेंस जो था बच्चों, टावर ऑफ साइलेंस वह जो था जरथुस्ट्रियन, जी हाँ जोरोस्ट्रियन से, जोरोस्ट्रियन से संबंधित अर्थात पारसी धर्म से संबंधित है। एक बार मैं फिर से आपको रिवीजन करा दूं इसका, तो हु इज द पोइट ऑफ फायर हेमन, फायर हेमन के कवि कौन है, फायर हेमन के कवि कौन है, समझ में आ रही है, आ रहा है फायर तुम सबको, तो कहते हैं कि हु इज द पोइट ऑफ फायर हेमन, फायर हेमन के कवि कौन है, के.की.एन. दारूवाला, तो कहते हैं के.की.एन. दारूवाला, कौन थे बच्चों, के.की.एन. दारूवाला, और के.की.एन. दारूवाला वाज रेसिपिएंट्स ऑफ, के.की.एन. दारूवाला को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, इसको के.की.एन. दारूवाला को साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो कि 1984 में 1984 ईस्वी में मिला हुआ था इसको, और इसको पद्मश्री पुरस्कार मिला हुआ था। और कहते हैं के.की.एन. दारूवाला वाज नोट, यानी के.की.एन. दारूवाला वाज नोट ओनली पोइट, के.की.एन. दारूवाला जो था नोट ओनली पोइट बट आल्सो ए सिविल सर्वेंट, कहता है कि यह एक सिविल सर्वेंट में भी कार्यरत थे। विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट हैड बीन पुलिस सर्विस आल्सो, अर्थात किस वह कौन से कवि जो कि पुलिस सर्विस को भी फॉलो किया था, के.की.एन. दारूवाला। टावर ऑफ साइलेंस इज रिलेटेड टू डेस, कहते हैं टावर ऑफ साइलेंस किससे संबंधित था, जोरोस्ट्रियन से अर्थात पारसी धर्म से संबंधित था टावर ऑफ साइलेंस। अच्छे तरीके से आप लोग इसको लिखेंगे, फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोग इसको लिखेंगे फटाक से, चलिए आप लोग लिख लिए होंगे, हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 में क्या कहना चाहता है, 6 में आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी करें और इस बार अपने ख्वाब को पूरा करें, उन सपनों को पूरा करें जिस सपनों को आपने देखा है। चलते हम लोग प्रश्न नंबर 6 यानी क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं हम लोग। इन द पोयम, इन दिस पोयम, इन दिस पोयम, इन दिस पोयम द पोइट, द पोइट, in this poem the poet is describing a, is describing a डैश डैश डैश, कहते हैं कि इस कविता में कवि महोदय ने किसका चरित्र चित्रण किया है, एक बर्निंग घाट का, जी हाँ यहाँ जो है एक बर्निंग घाट का चरित्र चित्रण किया हुआ है, बर्निंग घाट का यानी शमशान घाट का यहाँ वर्णन किया गया है इस पाठ में। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है बच्चों, व्हाट डिड द पोइट सी एट द घाट, एट द घाट, कहते हैं कि कवि महोदय ने घाट पर क्या देखा था, व्हाट डिड द पोइट सी एट द घाट, कवि महोदय ने घाट पर क्या देखा था, एम्बर्स, एम्बर्स, हाल्फ कुक्ड लिम्स एंड बोन्स, यानी बर्निंग घाट पर उन्होंने आधा जला हुआ शरीर, आधा जला हुआ शरीर और आधा यानी हड्डियों को जलते हुए वहां देखा था। बर्निंग घाट, शमशान घाट में तो मुर्दे जलाए जाते हैं, वहां क्या शरीर जलते हैं, हड्डियां जलती हैं। यानी कवि महोदय ने जब जा रहे थे अपने पिताजी के साथ बर्निंग घाट की तरफ जा रहे थे, गुजर रहे थे उधर से, तो शमशान घाट पर हो रहे अग्नि से जो मतलब अग्नि में जो शरीर जल रहा था, यानी लिम्स और मतलब उंगलियां देखा था, बोन्स देखा था, नहीं आधा जला हुआ शरीर सब जो देखा था, इसे देख करके कवि महोदय का दिल दहल जाता है। इसी के तहत यह कहता है व्हाट डिड द पोइट सी एट द घाट, कवि महोदय ने घाट पर क्या देखा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे बच्चों, कहते हैं क्रॉसिंग ऑफ रिवर, क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स, क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स इज एन important volume, is an important volume verse a वॉल्यूम, कहते हैं कि क्रॉसिंग द रिवर्स इज एन इंपॉर्टेंट वॉल्यूम वर्स ए रिटेन बाय, कहते हैं कि ये जो है ना रिटेन बाय, कहते हैं कि क्रॉसिंग ऑफ रिवर यह किसने लिखा है, तो यह जो है बच्चों के.की.एन. दारूवाला ने लिखा हुआ है,
KKN दारूवाला ने, KKN दारूवाला जो थे ना, इन्होंने अपने ही में रचना किया है क्रॉसिंग ऑफ रिवर। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में कि KKN दारूवाला इज एन, KKN दारूवाला इज ए डैश पोइट, यानी KKN दारूवाला किस प्रकार के कवि हैं, यानी कैसे कवि हैं KKN दारूवाला। तो KKN दारूवाला जो है बच्चों इंडो एंग्लियन पोइट है, इंडो एंग्लियन पोइट है, इंडो एंग्लियन पोइट है। KKN दारूवाला कैसे कवि हैं, इंडो एंग्लियन कवि है, इंडो एंग्लियन। तो कहते हैं कॉन्सिग्निंग्स हिज इसको हम लोग बाद में लिखते हैं। फिर कहते हैं कि जैसे इसमें से बताया गया है व्हाट हैपेंड टू द स्पीकर आफ्टर सीइंग द हाल्फ कहते हैं कि हाल्फ कुक्ड लिम्स, कवि महोदय ने जब आधा जला हुआ लिम्स को देखा, आधा जला हुआ शरीर को देखा, तो उन्होंने क्या किया, आधा जला हुआ शरीर को उन्होंने देखा तो क्या किया, तो उन्होंने जो है कि उन्होंने जो हीज फिंगर क्लिंचेड, उसका उंगलियां जो होती हैं, इसका आंसर लिखेंगे बच्चों हीज फिंगर इज क्लिंचेड, हीज फिंगर इज क्लिंचेड, हीज फिंगर इज क्लिंचेड, हीज फिंगर इज क्लिंचेड। कहते हैं व्हाट हैपेंड टू द स्पीकर आफ्टर सीइंग द हाल्फ कुक्ड लिम्स, अर्थात जब उन्होंने आधे जले हुए शरीर को देखा तो उसका उंगलियां, उसके शरीर में कैसा परिवर्तन आया, उसकी उंगलियां जो हो गई क्लिंचेड हो गई, उसकी उंगलियां जो है जकड़ गई है, जैसे मानो उसका पूरा शरीर सिहर सा गया हो। तो फिर से एक बार रिवीजन करा दो। इन दिस पोयम द पोइट इज डिस्क्राइबिंग ए, कहता है इस कविता में कवि महोदय ने किसका वर्णन किया है, किसको डिस्क्राइब किया हुआ है, यानी एक बर्निंग घाट के बारे में बताया हुआ है। व्हाट डिड द पोइट सी एट द घाट, कवि महोदय घाट पर क्या देखता है, कवि महोदय घाट पर एम्बर्स हाल्फ कुक्ड लिम्स एंड बोन्स, अर्थात आधा जला हुआ शरीर और एम्बर्स के साथ साथ उन्होंने आधी जली हुई हड्डियों को देखा था। क्रॉसिंग ऑफ रिवर इज एन इम्पोर्टेंट वॉल्यूम वर्स ए रिटेन बाय, कहते हैं कि क्रॉसिंग ऑफ रिवर वॉल्यूम जो था किसके द्वारा लिखा गया था, KKN दारूवाला के द्वारा। KKN दारूवाला इज डैश पोएट, KKN दारूवाला कैसे कवि थे, यह एक इंडो एंग्लियन कवि थे। What happened to the speaker after seeing the half cooked limbs, कहते हैं कि लेखक महोदय को क्या हुआ जब उन्होंने आधा जला हुआ शरीर को देखा, तो कभी लेखक महोदय को क्या हुआ, यानी कैसा प्रतीत हुआ, तो उसको जो ना उसकी फिंगर्स जो हुई क्लिंचेड हो गई, अर्थात उसकी उंगलियां जो हुई जकड़ सी गई थी। फिर अगर अगले आप लोग इसको लिखेंगे, फिर हम लोग अगले प्रश्न में चलेंगे। अगले प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखें बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 11 में कहना चाहता है हु इज फ्राइटेंड एट बर्निंग घाट, कहते हैं कि हु इज फ्राइटेंड एट बर्निंग घाट, बर्निंग घाट अर्थात बर्निंग घाट का वर्णन कवि महोदय ने कैसे किया, जब वह बजाग जानी पास कर रहा था, पैसर्स बाय, वह जब पासर्स कर रहा था ना, तब उसके द्वारा उन्होंने देख करके इस घटना का उजागर किया। फिर क्वेश्चन नंबर 12 में कहते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 में कहना चाहता है द घाट इज लिटरेड विथ, द घाट इज लाइटरेड विथ डैश, कहते हैं कि घाट किससे प्रकाशमय था, किससे प्रकाशमय था, घाट जो था हाल्फ ब्रंट बॉडी से, हाल्फ आधे जल यानी शरीर जो जल रहा था उससे जो मतलब
आग उठ रहा था, हाल बर्न्ट बॉडीज जो था ना, मतलब शरीर जो जल रहा था उससे, मतलब लाइटिंग्स हो रहा था, नहीं अग्नि के जलने से वह प्रकाशमान था। तो क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है व्हाट इज चार्ट लोकेटेड, व्हाट इज यानी वेयर इज, सॉरी वेयर इज द चार्ट लोकेटेड, चार्ट कहाँ से लोकेटेड था, वेयर इज द चार्ट लोकेटेड। चार्ट जो था बच्चों टब नियर बाय ए रिवर, वो नियर बाय ए रिवर, वहाँ चार्ट जो था नदी के पास से संबंधित था, नदी के पास उसका लोकेशन था। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है बच्चों कि वेयर डज जोरोस्ट्रियन डिस्पोज देयर बॉडी, कहते हैं कि जरथुस्ट्रियन जो होते हैं अपने बॉडीज को कहाँ डिस्पोज करते हैं, यानी वेयर डज द जोरोस्ट्रियन डिस्पोज देयर बॉडी, अपने बॉडी को कहाँ डिस्पोज करते हैं, तो वह जो होता है टावर ऑफ साइलेंस में डिस्पोज करता है अपने बॉडी, जो उसका जब बॉडी समाप्त हो जाता है तो टावर ऑफ साइलेंस में उसको डिस्पोज करते हैं अपने बॉडी को। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 में कहते हैं कि द पोइट इज डैश टू सी द क्रूएल एक्ट ऑफ फायर, अर्थात कहते हैं कि कवि महोदय को द पोइट इज डैश टू सी द क्रूएल एक्ट ऑफ फायर, अग्नि के इस क्रूर भरे स्वभाव को देखकर, क्रूर भरे कलाओं को देखकर कवि महोदय कैसा रिएक्ट होता है, कवि महोदय को कैसा रिएक्ट होता है, हॉरिफाइल, अर्थात कहते हैं उसे बहुत ही भयावह स्थिति उत्पन्न हो जाती है, अर्थात उसको देख करके कवि महोदय जो ना, मतलब कि बहुत ही भयावह स्थिति में हॉरिफाइड, अर्थात बहुत ही डर जाते हैं, अर्थात उस बहुत ही आघात, बहुत जैसे कि उसको हार्दिक पीड़ा होती है। एक बार मैं फिर से आपको रिवीजन करा दूं, इज द फ्राइटेंड एट द बर्निंग घाट, बर्निंग घाट के फ्राइटेंड के दौरान यानी कवि महोदय कौन पास कर रहा था, यानी बर्निंग घाट से कौन पास कर रहा था, यानी ये पासर्स बाय यानी कवि महोदय जा रहा था। द घाट इज लाइटरेड विथ, घाट जो था लाइटर्ड था, कैसे, हाल बरंट बॉडी, यानी आधा शरीर जो जल रहा था उससे जो अग्नि उठ रही थी उससे जो था घाट पूरा प्रकाशमय था। वेयर इज द चार्ट लोकेटेड, चार्ट का लोकेशन कहाँ था, वह जो था नियर बाय रिवर, और वेयर डज जोरोस्ट्रियंस डिस्पोज देयर बॉडी, और यानी पारसी धर्म के लोग जो होते हैं, ये जोरोस्ट्रियन जो पारसी धर्म के लोग होते हैं अपने बॉडी को कहाँ डिस्पोज करते हैं, टावर ऑफ साइलेंस। द पोइट इज डैश टू सी द क्रूएल एक्ट ऑफ फायर, अतः आग के इस क्रूर भरे स्वभाव को देखकर कवि महोदय क्या होते हैं, हॉरिफाइड हो जाते हैं, बहुत ही भयानक स्थिति में डर जाते हैं, यानी कहते भयावह स्थिति हो जाती है। जैसे हिंदू धर्म में बॉडी को जलाया जाता है, बॉडी को किया जाता है, उसी प्रकार से हिंदू धर्म में बॉडी को जलाया जाता है, लेकिन टावर ऑफ साइलेंस अर्थात पारसी धर्म में जो होता है ना, दफनाया यानी कब्र के तौर पर उसको दफनाया जाता है, जैसे कि वो टावर ऑफ साइलेंस कहलाते हैं। तो आपको टावर ऑफ साइलेंस समझ में आ गया होगा, आप लोग इसको लिखेंगे। हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 16 की ओर। लिख लिए होंगे। अब हम लोग 16 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे बहुत अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 16 में देखेंगे, व्हाई इज द पोइट रिग्रेटिंग, व्हाई इज द पोइट रिग्रेटिंग, कवि महोदय क्यों रंज है, कवि महोदय क्यों दुखित है, यानी व्हाई इज द पोइट रिग्रेटिंग, कवि महोदय कहते हैं कि बिकॉज ही had consigned his first born of flame,
कवि महोदय को क्यों पछतावा होता है, तो कवि महोदय क्यों दुखित है, या कवि महोदय को क्यों पछतावा हो रहा है, क्योंकि कवि महोदय ने जो था अपने पहले बच्चे को जो था अपने पहले बच्चे को अग्नि में जला दिया था, क्योंकि इसके घर से जो था ना 10 मील दूर, यानी कहते हैं इसके घर से जो था मतलब कि 1000 मील दूरी पर था, यानी 1000 मील दूरी पर था टावर ऑफ साइलेंस, इसलिए अपने पहले बच्चे को जो था अग्नि में समर्पित कर दिया था। इसलिए कवि महोदय को बहुत दुख हो रहा है। इस स्थिति को देखकर वह अग्नि से माफी भी करता है, वह माफी भी मांगता है अग्नि से। तो यही कहता है कि वह अपने पहले बच्चे को मतलब कि आग के हवाले कर दिया हुआ था। द स्पीकर इज जस्ट स्ट्रोलिंग, द स्पीकर इज just strolling, the speaker is just strolling nearby a ghat with his dash। कहते हैं कि द स्पीकर इज जस्ट स्ट्रोलिंग, यानी कवि यानी वक्ता महोदय जो था यानी किसके साथ घाट के नजदीक से स्ट्रोलिंग कर रहा था, यानी पास कर रहा था, किसके साथ गुजर रहा था, वह जो था बच्चों अपने पिताजी के साथ, वह अपने पिताजी के साथ गुजर रहा था। द स्पीकर इज जस्ट स्ट्रोलिंग नियर बाय घाट, यानी घाट के नजदीक से जो था, घाट के नजदीक से जो था बच्चों वह किसके साथ कवि महोदय गुजर रहा था, तो घाट के नजदीक से अपने पिताजी के साथ से वह गुजर रहा था। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 में कि जैसे कि कहते हैं के अंदारों वाला, ये परीक्षा में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। के अंदारों वाला कॉन्सिग्नेट्स हिज फर्स्ट born child to the flame for cremation because the nearest टावर ऑफ साइलेंस वाज डैश मिल। कहते हैं कि उन्होंने कवि महोदय ने अपने बच्चे को आग के हवाले कर दिया था, अपने पहले बच्चे को आग के हवाले कर दिया था। क्यों? क्योंकि उसके घर से टावर ऑफ साइलेंस जो था 1000 अर्थात 1000 मील था, उसके घर से जो था टावर ऑफ साइलेंस 1000 मील दूर था। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है बच्चों कि टावर ऑफ साइलेंस इज रिलेटेड डैश। कहते हैं टावर ऑफ साइलेंस किनसे संबंधित है? टावर ऑफ साइलेंस जो है बच्चों वह पारसी धर्म से संबंधित है, अर्थात वह जो है पारसिस से संबंधित है। टावर ऑफ साइलेंस पारसिस धर्म से संबंधित है। टावर ऑफ साइलेंस जो बच्चों पारसी धर्म से संबंधित है। फिर कहते हैं आगे हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न में, फिर से एक बार मैं इसको रिवीजन करा दूं। कहते हैं कि व्हाई इज द पोइट रिग्रेटिंग्स, कवि महोदय क्यों हार्दिक पीड़ा होती है? बिकॉज ही हैड कॉन्सिग्नेट हिज फर्स्ट बॉर्न ऑफ द फ्लेम, अर्थात क्योंकि उन्होंने अपने पहले बच्चे को आग के हवाले कर दिया था। द स्पीकर इज जस्ट स्ट्रोलिंग नियर बाय ए घाट विद हिज, अर्थात कवि महोदय जो था वक्ता महोदय किसके साथ बर्निंग घाट के पास स्ट्रोलिंग कर रहा था, नहीं जा रहा था अपने पिताजी के साथ। के अंदारों वाला कॉन्सिग्नेट्स हिज फर्स्ट बोर्न चाइल्ड टू द फ्लेम फॉर क्रीमेशंस बिकॉज ही इज द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वाज डैश मिल। कहते हैं कि कवि महोदय ने के अंदारों वाला ने अपने पहले बच्चे को आग के हवाले कर दिया था। क्या कर दिया था? आग के हवाले कर दिया था। और क्यों? क्योंकि उसके घर से टावर ऑफ साइलेंस जो था हजारों मील दूर था, इसलिए उन्होंने अपने पहले बच्चे को आग के हवाले कर दिया। टावर ऑफ साइलेंस इज रिलेटेड, टावर ऑफ साइलेंस ये किससे रिलेटेड है, किस धर्म से रिलेटेड है? तो बच्चों ये पारसी धर्म से संबंधित या पारसी धर्म से रिलेटेड था टावर ऑफ साइलेंस। फिर कहते हैं अगले नंबर प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 20 में कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोग देखेंगे, हम लोग ऊपर लिखते हैं इसको मिटा करके। क्वेश्चन नंबर 20 में
क्वेश्चन नंबर 20 में देखेंगे, द पोइट इज, इसमें कहा रहा था जैसे कि द रेडनेस ऑफ द फायर appeared dash to the speaker. द रेडनेस ऑफ द फायर, यानी आग का लालिमापन जो है, आग का लालिमापन का जो एप्रिएटर है, कवि महोदय को क्या कर देता है, कवि महोदय को बहुत ही ज्यादा मतलब क्रूर सा दिखाई पड़ता है। आग का जो रौद्र रूप था बहुत ही क्रूर स्वरूप सा दिखाई पड़ रहा था, जिससे कि कवि महोदय को बहुत ही हार्दिक पीड़ा हो जाती है। तो बच्चों, इस तरह से हमने आज के क्लास में महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ा और हम लोगों ने जाना इसके महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। फिर हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।